बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अरशद हयात। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के MCQ स्टाइकोमेट्री। और इसमें पहला MCQ हमारे पास है कि यहाँ पे आपको बताया है कि 5.6 लीटर हमने नियान एक सिलेंडर में लिया है, लेकिन किस कंडीशन में लिया है? STP कंडीशन में लिया है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में लिया है। तो बता दे 5.6 लीटर में नियान के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो अगर आपने STP कंडीशन पे कोई भी गैस लिया होगा तो वहाँ पे कोई भी गैस का जो STP कंडीशन पे वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर और 22.4 dm³ होगा। और 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, और उस 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर मीन Na मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये आपके पास एक बेस लाइन हो गया। STP कंडीशन पे अगर आप कोई भी गैस लेते हो 1 मोल तो उसमें वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, और उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगाड्रो नंबर होंगे। तो ये हमारे पास एक बेस लाइन हो गया। अच्छा, अब मुझे बताया है कि आपने नियान के 5.6 लीटर लिया है, तो यहाँ पे ले ले 5.6 लीटर अगर मैं नियान का लूँगा तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो यहाँ पे हम x लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा x, और 22.4 जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। तो आपके पास जो यहाँ से आंसर आता है वो 0.25 Na इतने नियान के मॉलिक्यूल्स होंगे। 0.5 मल्टीप्लाई बाय Na इतने नियान के मॉलिक्यूल्स होंगे अगर आप 5.6 लीटर लोगे। तो यार इस आंसर को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि Na और इसको डिवाइड कर दूँ 4 पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अच्छा, MCQ सेकंड में मुझे बताया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट मीन कौन सा जल्दी ख़त्म होगा। तो बाकी मुझे कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ये बात याद रख के यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो नन होगा। यहाँ पे नोट लगा दे कि in balanced chemical equation there is no limiting and excess reagent. In balanced chemical equation, there is no limiting and excess reagent. अगर आपको सिंपल कोई भी इक्वेशन गिवन हो और बताया हो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बता दे, तो ये बात याद रखे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा, वो दोनों एक ही टाइम पे ख़त्म होंगे। अच्छा, MCQ थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट वॉल्यूम। सबसे कम वॉल्यूम जो है वो किसका होगा। और आपको बताया है कि कौन सा कंडीशन पे सब मैंने रखे हैं, वो STP कंडीशन पे रखे हैं। तो ये बात ज़रा याद रख के अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो स्पेस ऑक्युपाई बाय पार्टिकल, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि यार गैस का जो वॉल्यूम होता है वो एज़ कंपेयर टू लिक्विड ज़्यादा होगा,
और लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो एज कंपेयर टू सॉलिड ज़्यादा होगा। दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे गिवन है एसटीपी कंडीशन। तो एसटीपी में मैं अगर कोई भी गैस को रखूँगा, मैं एनी गैस को अगर रखूँ एसटीपी कंडीशन पे, और अगर वो गैस 1 मोल हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 22.4 dm³ ही मुझे मिलेगा। एसटीपी कंडीशन पे कोई भी गैस का वॉल्यूम 22.4 dm³ मिलेगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पे बताया है कि मुझे बता रहे कि सबसे कम वॉल्यूम एसटीपी पे किसका होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आएगा। वो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आएगा क्योंकि हाइड्रोजन भी आपके पास गैस है, CH4 भी आपके पास गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। लेकिन HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या है, वो लिक्विड है। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो एज कंपेयर टू गैस उससे तो कम होगा। तो मीन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा लिक्विड का वॉल्यूम गैस से कम होगा। तो HF जो है वो बाय नेचुरली लिक्विड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा, MCQs 4 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट मास। अच्छा, अब आपने बताना है कि सबसे कम मास किसका होता है और कौन सी कंडीशन में है, वो मुझे बताया है एसटीपी कंडीशन पे है। तो यार अगर मैं एसटीपी कंडीशन पे यहाँ पे लूँगा और अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मोल हो तो 1 मोल उसका वॉल्यूम हमेशा होगा 22.4 dm³। इसी तरह ये भी अगर 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 dm³, और अगर ये भी 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 dm³। तो यहाँ पे मुझे बताया है कि सारे गैस का जो वॉल्यूम है एट सेम वॉल्यूम। लेकिन यार ये जो वॉल्यूम हम पढ़ रहे हैं, ये जो 22.4 dm³ है, ये ओनली 1 मोल के लिए डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन गैस ये 1 मोल में इसका मास कितना होता है, तो 1 मोल में हाइड्रोजन गैस का जो मास होगा वो 2 ग्राम होगा। अगर मैं आपसे कहूँ CH4 गैस 1 मोल में इसका मास कितना होगा, तो वो होगा 16 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल में इसका मास होगा 44 ग्राम। तो दैट्स वाई यहाँ पे 1 मोल मीन नंबर ऑफ पार्टिकल भी सब में सेम होंगे, वॉल्यूम भी सबका सेम होगा, लेकिन इसके पार्टिकल छोटे होने की वजह से इसका मास जो है वो सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएजेंट्स। चले यहाँ पे अब वही लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे यहाँ पे अब इक्वेशन के साथ साथ कोई स्टेटमेंट भी बताया है। जो इससे पहले हमने MCQs किया वहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट नहीं था, जस्ट मुझे बताया था कि यहाँ पे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर दे। लेकिन अब यहाँ पे स्टेटमेंट भी गिवन है, तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट नन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप खुद कैलकुलेट करोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो इसके लिए अपने पास शॉर्टकट नोट कर दे कि हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। यार या तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन होगा और या तो नाइट्रोजन होगा। तो इसका आपने ऐसा करना है, इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट, एक इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट से लेनी है, डिवाइडेड बाय इंफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, एक इंफॉर्मेशन आपने इक्वेशन से उठा देनी है।
तो अगर हम हाइड्रोजन के लिए ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं तो अभी मुझे गिवन है कि हाइड्रोजन 36 ग्राम है। स्टेटमेंट में क्या बताया है? 36 ग्राम। और एक दूसरी बात सुने कि ये दोनों इंफॉर्मेशन सेम यूनिट में होने चाहिए। तो अब मुझे तो गिवन है कि यार ये 36 ग्राम है और डिवाइडेड बाय जब मैं इक्वेशन को देखूंगा तो 1 हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होगा। तो यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 6। अब हम नाइट्रोजन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन सेम टू सेम इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट तो वो हमारे पास 6 मोल है। तो यार जब मोल है तो इसका मतलब है कि मैं इक्वेशन से भी मोल में ही इंफॉर्मेशन लूँगा। तो यहाँ पे जब मैंने देखा तो नाइट्रोजन 1 मोल था तो इक्वेशन में नाइट्रोजन मेरे पास 1 मोल है। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 6। दोनों आंसर बराबर है। जब दोनों आंसर बराबर होंगे इसका मतलब है यहाँ पे कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चले अब वही एमसीक्यूज है। लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है लेकिन अब मुझे लीटर में बताया है, वॉल्यूम में बताया है कि हाइड्रोजन जो है 72, 74, 76.2 लीटर है और नियान जो है वो 44.2 लीटर है। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है तो दोबारा वही मैंने जो शॉर्टकट बताया कैसे कैलकुलेट करना है। एक इंफॉर्मेशन इक्वेशन से स्टेटमेंट से लेनी है और एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपने इक्वेशन से उठा देनी है, लेकिन दोनों इंफॉर्मेशन सेम यूनिट में होनी चाहिए। चले पहले हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन में स्टेटमेंट में है 67.2 लीटर और डिवाइडेड बाय जब मैं इक्वेशन को देखूंगा ना तो इक्वेशन में हाइड्रोजन के होते हैं 3 मोल और यार एक मोल में वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो 3 मोल में इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 मोल में वॉल्यूम 67.2 लीटर हो जाएगा। तो यार जो इक्वेशन में है वो भी 67.2 लीटर है। आंसर आ जाएगा 1। नाइट्रोजन स्टेटमेंट में है 44.2 लीटर और इक्वेशन में 1 मोल है तो इसका मतलब है 22.4 लीटर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2। आंसर छोटा आया है हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। स्टाइकोमेट्री इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम क्वांटिटी का जिक्र करते हैं, इसमें हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। Which of the following have lowest percentage of oxygen? ऑक्सीजन का सबसे कम परसेंटेज किस में होगा? तो परसेंटेज के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास, उसी एटम का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। बट यहाँ पे जब आप हर एक का कैलकुलेट करोगे तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये शॉर्टकट अपने पास नोट कर दें कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट उतना ज़्यादा होगा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ एटम। जितने एटम ज़्यादा होंगे परसेंटेज उस एटम का ज़्यादा होगा। और दूसरा यहाँ पे अगर हम देखें तो फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है
मॉलिक्यूलर वेट के। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो इसका परसेंटेज तो ऑक्सीजन का परसेंटेज तो इसमें ज़्यादा होगा, और मुझसे बताया है कि लोवेस्ट परसेंटेज बता दे, तो ये वाला ऑप्शन तो दरमियान से चला गया। फिर अगर हम देखें तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वाटर का भी मॉलिक्यूलर वेट कम है और इसका भी कम है, लेकिन इसका जो यूरिया है इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे कम होगा। How many atoms present in 2 mole of ammonia? अमोनिया के 2 मोल में मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। सो फार्मूला है हमारे पास मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सो मोल मुझे गिवन है 2 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की जगह क्या लिखूंगा? अच्छा, अब यहाँ पे ख्याल करें, आपसे एटम मांग रहे हैं लेकिन आपने नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह एटम नहीं लिखना है। उस केमिकल का नेचर क्या है, आपने उस केमिकल के नेचर को देखना है। तो अमोनिया यार ये तो मॉलिक्यूल है, तो आपने पार्टिकल की जगह मॉलिक्यूल ही लिखने हैं। मल्टीप्लाई बाय, इसको उधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दे तो 2Na, तो 2Na ये मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। बट मुझे तो यहाँ पे बताया है कि यार एटम फाइंड करें, तो जब मैंने मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर देना है, तो यहाँ पे जो आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई करें एटॉमिसिटी के साथ। तो अमोनिया की अगर आप एटॉमिसिटी देखें, इसमें 4 एटम है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2Na, तो आंसर आ जाएगा 8Na। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? सो यार अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर हम वेट निकालें तो 27 एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का है मल्टीप्लाई बाई 2, और 16 ऑक्सीजन का है मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 54 और प्लस 48, तो इसका मतलब है 102 ग्राम। अगर मैं एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लूँ, 102 ग्राम ले लूँ, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है? उस 102 ग्राम में ऑक्सीजन का मास कितना होता है? तो 48 ग्राम ऑक्सीजन का होगा। तो दिस इज अ कांस्टेंट रिलेशन। अब मुझे बताया है कि अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 204 ग्राम लें तो बता दे उसमें ऑक्सीजन कितना होगा? x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास आ जाएगा 96 ग्राम। अच्छा, हाउ मेनी ग्राम, अब आप ग्राम बता दे कि कितना मास होगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ले 5.6 लीटर, तो अभी हमें पढ़ा कि अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ तो उसमें वॉल्यूम जो मुझे मिलेगा वो 22.4 लीटर मिलेगा।
अगर मैं 1 मोल एसटीपी कंडीशन पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब आपको बताया है कि अगर आप 5.6 लीटर ले ले तो बता रहे उसमें मास कितना होगा, तो x तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5.6 मल्टीप्लाई बाई 44 और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 22.4। तो जो आंसर होगा वो आप कैलकुलेट कर दें, 5.6 होगा, 5.6 मल्टीप्लाई बाई 44 एंड डिवाइडेड बाई 22.4। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 11 ग्राम। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का 5.6 लीटर लेते हो तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 11 ग्राम होंगे। हाउ मेनी मोल आपको यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट में मसला है, बट आप ये नोट कर दे, आपको बताया है कि अगर मैं 34 ग्राम अमोनिया लूँगा तो उसमें कितने मोल ऑफ लोन पेयर होंगे। ऐसा है ना कि अगर आप 1 मोल NH3 लेते हो तो 1 मोल NH3 17 ग्राम के बराबर है और 1 मोल NH3 में एक NH3 में कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एवोगाड्रो मीन 1 मोल जो है 1 मोल यहाँ पे लोन पेयर होंगे। अब हमें बताया है कि अगर आप यार 34 ग्राम जो है वो अमोनिया के ले तो 34 ग्राम का मतलब है कि 2 मोल अमोनिया लूँ। तो जब 2 मोल अमोनिया लूँ तो सारी वैल्यू डबल हो गई है ना, तो ऑटोमेटिकली लोन पेयर भी कितने होंगे, 2 मोल लोन पेयर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एक्चुअली इज ऑलवेज ग्रेटर देन थियोरेटिकल यील्ड, तो ये बात तो गलत है। द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमेशा थियोरेटिकल यील्ड जो है वो एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा आएगा। विच वन इज एसटीपी कंडीशन, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो ये बात याद रखें कि टेम्परेचर जो है उसके 3 यूनिट है। तो केल्विन में जो अब लिखेंगे तो सेंटीग्रेड प्लस 273 ये यूनिट कन्वर्जन है, और एक है सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8। तो ये टेम्परेचर के यूनिट कन्वर्जन, और प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन 180 m बराबर होता है 760 टॉर के। 180 m बराबर होता है 760 mmHg के। 180 m बराबर होता है 101325 पास्कल के। तो एसटीपी में जो हम जिक्र करते हैं तो एसटीपी में टेम्परेचर 0 डिग्री और 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर होता है। इस फार्मूले पे आप कन्वर्ट कर दें, इस फार्मूले पे यहाँ पे 0 लिखे तो केल्विन 273 हो जाएगा। और प्रेशर की अगर हम बात करें सो प्रेशर एसटीपी पे 180 m होता है। तो 180 m जो है वो इन सारी वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें मीन 273 केल्विन वो भी सही है और 180 m प्रेशर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास एसटीपी वाली कंडीशन है।
How many gram of oxygen form from 10 moles of KClO3? तो स्टाइकोमेट्री है, रिलेशन बताया है इन दो क्वांटिटी, इन दो केमिकल के दरमियान, रिलेशन है। तो पहला हम इक्वेशन को देखेंगे और इक्वेशन में बताया है कि यार ये 2 मोल है और ये आपके पास 3 मोल है। ये मुझे इक्वेशन को देख के पता चला। अब स्टेटमेंट की अगर बात हो तो स्टेटमेंट में बताया है हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये x होगा और KClO3 के 10 मोल्स है। तो तीसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा मेरे पास 15 मोल्स आ जाएगा। लेकिन 15 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यूनिट मैंने मोल्स में लिया है। अब मुझे तो मोल्स नहीं बताया, मुझे तो बताया है कि ग्राम कितने बन रहे हैं। तो इसके लिए मेरे पास फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 15 और मास बताना है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है। इसको मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो आंसर आ जाएगा आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 480 ग्राम आंसर आएगा, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Which one is incorrect for 3 mole? Which one is correct for 3 mole of ammonia? So यार अगर मैं 1 मोल अमोनिया ले लूँ ना, 1 मोल अमोनिया, तो इसका जब मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो उसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो मैं लिख सकता हूँ 1 मोल अमोनिया में 3 मोल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं 3 मोल अमोनिया लूँगा तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे, x। सो यहाँ पे अगर मैं 3 मोल्स है ना, तो अगर मैं 3 मोल्स अमोनिया लूँगा, 3 मोल्स, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे 3 × 3 9। तो ये तो गलत है, पहला वाला ऑप्शन तो दरमियान से चला गया। अगर मैं 3 मोल्स 1 मोल जो है 1 मोल अमोनिया लूँगा तो 1 मोल अमोनिया 17 ग्राम के बराबर है, सही है। और उसमें 1 मोल अमोनिया में इस 17 ग्राम में 3 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का होता है। तो ये वाली बात भी गलत है, ठीक है, ये वाली बात भी गलत है। और 1 मोल अमोनिया जब लूँगा तो 1 मोल अमोनिया का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। तो 3 मोल का इसका ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाली बात भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की बजाय यहाँ पे नन लिख दे, यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस 8 RTP रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अगर आप सेम कंडीशन पे रखोगे तो यार इसका सिर्फ वॉल्यूम सेम होगा, बाकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मासेस, ये सब कुछ डिफरेंट होगा। सॉरी, पार्टिकल की तादाद भी सेम होगी, लेकिन यहाँ पे एटम बताया है ना, तो एटम तो डिफरेंट होंगे ना। Which one of the following have same value at STP and RTP?
तो अगर हम STP की ज़िक्र करें तो STP में टेम्परेचर 0 डिग्री, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम मुझे मिलेगा 22.4 लीटर। RTP की ज़िक्र करें तो RTP में टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम मुझे मिलेगा 24 लीटर। तो अगर मैं प्रेशर को देखूँ तो यार प्रेशर की वैल्यू दोनों जगह पे सेम है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, वो फार्मूला आपको बताया, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का पुट करे 14 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम पुट करें और डिवाइडेड बाय मोलर वेट मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन मैं आपको यूरिया का फार्मूला ड्रा कर देता हूँ। यूरिया है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने हैं, वो 2 है और मॉलिक्यूलर वेट निकाले 62 आ जाएगा। तो इधर से जो आंसर आएगा वो 46.6 होगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन, सब पे डिपेंड करेगा, एटॉमिसिटी पे, साइज सेंट्रल एटम पे, सब पे डिपेंड करेगा। तो उतना ही साइज बड़ा होता जाएगा। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ डायमंड। डायमंड किससे बना है, वो कार्बन से बना है। और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे मोल की ज़रूरत है। तो पहले मोल कैलकुलेट करें, मास इन ग्राम 6 ग्राम, और डायमंड कार्बन से बना है तो 12 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल। अब मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Na डिवाइडेड बाय 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड, वो आपके पास बताया है मॉलिक्यूलर मास 80 ग्राम है और इसमें सल्फ़र का जो परसेंटेज है वो 40 ग्राम है। बता दे कि ये मॉलिक्यूल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्यू के परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, number of atom divided by molar mass multiply by 100। so percentage of element का सल्फर 40% है, एटॉमिक मास सल्फर का 32 है, एटम्स अभी पता नहीं है कितने एटम्स हैं, मोलर मास 80, मॉलिक्यूलर मास 80 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको उधर ले जाए 40 मल्टीप्लाई बाय 80, इसको इधर ले आए 32 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर दे तो आंसर 1 आएगा। एक सल्फर एटम है तो एक सल्फर एटम SO3 में है और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी 80 ग्राम है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताया है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस if 16 gram methane react completely with 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन जो है ये मेरे पास प्रोडक्ट है और हमने एक बार डिस्कस की थी, ये बात याद रखें कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वो डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। तो पहले यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करूँगा तो मुझे लिमिटिंग रिएजेंट का पता होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा। तो उसके लिए अब आपको तरीका आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए अभी हमने शॉर्टकट डिस्कस किया कि एक इंफॉर्मेशन एक स्टेटमेंट से
एक इंफॉर्मेशन इक्वेशन से। तो चले पहले CH4 को चेक करते हैं। तो स्टेटमेंट में बताया है 16 ग्राम है, और इक्वेशन में देखे तो एक CH4 है, तो यार ये भी 16 ग्राम है, तो आंसर 1 आएगा। फिर वाटर को चेक करें तो वाटर में बताया है स्टेटमेंट में 18 ग्राम है, और इक्वेशन में 2 मोल है, तो इक्वेशन में 36 ग्राम है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.5। हाँ, पता चला वाटर इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हमारा सारा काम वाटर से होगा कि वाटर 2 वाटर बना रहे हैं, चार जो है वो हाइड्रोजन, क्योंकि रिलेशनशिप अब वाटर और प्रोडक्ट इसके दरमियान है, क्योंकि प्रोडक्ट डिपेंड कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट पे। सो यार यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन को पहले चेक करूँ तो इक्वेशन में है कि यार 36 ग्राम वाटर मिल के 8 हाइड्रोजन है, तो 8 ग्राम हाइड्रोजन बना रहे हैं। अब स्टेटमेंट में बताया है कि अगर आप वाटर के 18 ग्राम ले लेना तो कितने हाइड्रोजन बनेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई करे, आंसर आपके पास आ जाएगा 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 और H3PO4 इज सेम। तो एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो उसको हम आइसोटोन कहते हैं। सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को लूँगा तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास मीन 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह कार्बन का एटॉमिक मास 6 और ऑक्सीजन का 8, तो भी 14 हो जाएगा। इधर कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आया है, ऐड हुआ है, तो भी 14 होगा। और दोनों ऑक्सीजन का 8 + 8 और +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए हैं, तो वो माइनस कर रही, तो भी 14 हो जाएगा। तो दिस इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। द मोलर मास ऑफ अमोनिया, मोलर मास है तो 17 ग्राम पर मोल लिखना है, मॉलिक्यूलर मास हो तो 17 ग्राम हो जाएगा। Which one of the following molecule contain both ionic and covalent? तो ऑप्शन बी, वो इसलिए क्योंकि K2SO4, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूँ ना तो ऐसा होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव एक पोटेशियम और यहाँ पे पॉजिटिव एक पोटेशियम। तो यार इस ऑक्सीजन और पोटेशियम के दरमियान और इस ऑक्सीजन और पोटेशियम के दरमियान यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, लेकिन अगर आप ये वाले बॉन्ड देखें ना, ये वाले बॉन्ड, तो ये वाले बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों होते हैं। How many moles of carbon dioxide are present in 220 milligram? तो पहले आप मिलीग्राम को तो ग्राम में चेंज कर दे कि यार मेरे पास 1 ग्राम उसमें बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो अब मेरे पास 220 मिलीग्राम है, तो इसमें ग्राम कितना होगा, x हो जाएगा। तो जब x हो जाएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 220 और डिवाइडेड बाय 1000, तो मीन 220 मिलीग्राम की बजाय आ जाएगा आपके पास 0.22 ग्राम आ जाएगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के इतने ग्राम है, ठीक है। अब एक रिलेशन ऑलरेडी मुझे पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर लूँगा ना तो उसमें 44 ग्राम होते हैं। अब अगर इतने ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ 0.22 ग्राम, तो इसमें कितने मोल होंगे, तो x हो जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
तो 0.22 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 44, तो आंसर आ जाएगा 0.005। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। How many ions present in 3 moles of NaCl? तो मीन आइंस पार्टिकल बताने हैं, तो वही फार्मूला है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। लेकिन एक बात का ख्याल रखे, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह डायरेक्ट आयन नहीं लिखने, उस केमिकल के नेचर को देखे कि वो क्या है। तो यार ये आयनिक है, फार्मूला यूनिट लिखना होगा। तो मोल्स कितने हैं 3, मल्टीप्लाई करें 3 एवोगाड्रो नंबर, फार्मूला यूनिट आएंगे आपके पास। लेकिन यार मुझसे तो आइंस मांग रहे हैं ना, तो जब आप फार्मूला यूनिट को आइंस में कन्वर्ट करोगे तो यही पे जो आंसर आएगा 3Na, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दें। इसमें एक NaCl में कितने आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 आयन, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ आयन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6Na इसमें नंबर ऑफ आयन्स आ जाएंगे। अच्छा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन हो, तो यार अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लूँगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट होगा इसका 12 और ऑक्सीजन का 32, तो 44 ग्राम होगा ना। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो वेट होता है यार वो 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन का। तो अब बताया है कि आप नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करें एक्स, जब आप ऑक्सीजन कितना लो 16 ग्राम लो तो ऑटोमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा। खुदा हाफिज़।